न्याय विरोधी गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट until proven guilty. This bill stands at fundamental maximum of jurisprudence on its head. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन तीनों विधेयकों को वापस दिया जाए। The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill. What is क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बने। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है 130वें संविधान संशोधन विधेयक में जिसकी वजह से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। आखिर क्यों राहुल गांधी इसे एक निरंकुश तानाशाह का तुगलकी फरमान कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी इसे सुपर आपातकाल का नाम दे रही है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम पड़ताल करते हैं कि क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल। दिनांक 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल लाया। सरकार का दावा है कि यह बिल राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसका उद्देश्य राजनेताओं को ईमानदार और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाना है। विगत कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से नेताओं के नैतिकता का पतन हुआ है, उसको देखते हुए यह बहुत आवश्यक लगता है। इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का तर्क है कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेताओं और मंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और जन कल्याण के लिए कार्य करें। अगर उनके आपराधिक मामलों में शामिल होने की वजह से जनता की अपेक्षाओं को चोट पहुंचती है तो यह गलत है। इस बिल में यह प्रावधान है कि यदि किसी केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को किसी ऐसे गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन वे स्वतः पदमुक्त समझे जाएंगे। इस बिल की खास बात यह है कि ये कानून देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इस विधेयक के आधार पर प्रधानमंत्री किसी भी केंद्रीय मंत्री को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। वहीं राज्य के मंत्रियों को हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल से कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो 31वें दिन उन्हें स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। हालांकि इस विधेयक में ये प्रावधान भी किया गया है कि रिहाई के बाद उन्हें पुनः अपने पूर्व के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में बदलाव किया जाना है। यहाँ ये बतलाते चलें कि इस बिल का प्रभाव विधायक और सांसदों पर नहीं पड़ेगा। अभी तक के कानून में अपराध सिद्ध होने पर ही अयोग्यता का प्रावधान था, किंतु अब इसकी दरकार नहीं रहेगी। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल को निहायत ही जल्दबाजी में लाया गया है। I would like to know from the Honourable Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means अमित शाह ने इसके जवाब में कहा, माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं।
इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक पर गहन समीक्षा करेगी और सरकार को अपने मंतव्य से वाकिफ कराएगी। अब ये सरकार पे निर्भर करता है कि वो समिति के मंतव्य को मानती है या नहीं मानती है। विपक्ष का मानना है कि सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाएगी क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। BJP government which has only 240 MPs, please understand, it's not a majority government, only 240 MPs hanging on with the help of two allies has introduced a bill late last night 9 o'clock which is a constitutional amendment. लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय एनडीए सरकार के पास और 363 चाहिए 2/3 के लिए, तो निश्चित रूप से ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार के इस बिल का विरोध हर कोई कर रहा है। प्रशांत किशोर सरीखे राजनीतिक महारथी भी इस बिल के पक्ष में दिख रहे हैं। जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। हाल के वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक और नैतिक बहस का केंद्र बना दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति घोटाले में 156 दिन तक जेल में रहे मगर इस्तीफा नहीं दिया। सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार के मंत्री 8 महीने तक हिरासत में रहे, फिर भी मंत्री बने रहे। अंततः सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोग जेल में रहते हुए जनता का भरोसा संभाल सकते हैं। चलिए इस संदर्भ में हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार से अवगत होते हैं। तार तार होते नहीं देख सकते, इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ
हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। भारतीय समाज भारतीय नागरिकों से बना है। किसी भी लोकतंत्र में न्याय का सिद्धांत सभी के लिए समानता और एकरूपता के तर्क पर आधारित होना चाहिए। आदर्श रूप से देश के राष्ट्रपति से लेकर समाज के सबसे निचले तबके तक कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में यह सच नहीं है। वर्षों से अमीर, विशेषाधिकार प्राप्त, शक्तिशाली और उच्च स्तरीय लोगों ने देश के कानून और न्याय प्रणालियों को अपने पक्ष में मोड़ने और बदलने के तरीके खोज निकाले हैं। हमारे देश के राजनेता अमीर और शक्तिशाली हैं और कानून को दरकिनार करने की कला में निपुण हैं। केवल गरीब और आम नागरिक ही न्यायिक प्रणाली की वास्तविक शक्ति और मार्ग का सामना करता है। इस संदर्भ में हरिशंकर परसाई ने ठीक ही कहा था कि देश का कानून मकड़े की जाल की तरह है, जिसमें छोटे कीड़े फंस के प्राण गंवा देते हैं, पर बड़े जीव उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक आम नागरिक के नाते हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो दिन भी आएंगे जब देश का कानून सबों को एक समान न्याय प्रदान करने में सक्षम होगा।